अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आज की वीडियो में हम आई की ऑस्पी की मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। यूजुअली ड्रग्स बार बार रिपीट हो रही होती हैं, क्वेश्चन इन्हीं से आ रहा होता है। आई की ऑस्पी में हमारे पास 10 स्टेशन होते हैं, जिसमें से एक ड्रग ज़रूर आती है और उस स्टेशन पे आपको एक ड्रग दी जाती है, या तो वो पड़ी होती है या उसकी पिक्चर ज़्यादातर दी जाती है, और आपने उसके आइडेंटिफाई करने के बाद रेलिवेंट क्वेश्चन को आंसर करना होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, अपना ज़्यादातर टाइम सारा जो इंस्ट्रूमेंट्स पे और डायग्नोसिस वगैरह प्रिपेयर करने में लगा देते हैं। ड्रग्स को यूजुअली बिल्कुल ही वो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन क्योंकि आपका एक स्टेशन मस्ट है तो आपके पास जो नंबर 4 इसी पे डिपेंड करते हैं। ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी 7-8 ड्रग्स हैं इंपॉर्टेंट, वही आ रही होती हैं बार बार, लेकिन उनको प्रिपेयर करना ज़रूरी है ताकि आपका जो है वो स्टेशन सिक्योर हो सके। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में सारी आपकी ड्रग्स कवर हो जाएंगी और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रह जाएगी जो कि यहाँ पे डिस्कस ना हुई हो। तो हम ड्रग के अंदर मेनली जो है उसको आइडेंटिफाई करने का पूछते हैं। उसमें ये होता है कि जो ब्रांड नेम होता है उसके अलावा ड्रग का जो केमिकल नेम है वो भी वहाँ पे लिखा होता है, उन्होंने वो मोस्टली नहीं कवर किया होता, तो आपको आइडेंटिफाई करने में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मसला ये होता है कि अगर आपने उसका केमिकल नेम देखा भी है तो आपको जब तक पता नहीं होगा ये किस क्लास की ड्रग है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो आप जो है वो उसके रेलेवेंट क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर सकते, आपका स्टेशन पूरा नहीं हो सकता। तो अभी हम ड्रग को डिस्कस करते हैं और उसके सारे रेलेवेंट जो पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते हैं उनको भी इसी वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे प्यूपिल डायलेटर्स की। ठीक है, उसमें हमारे पास जो है वो आपने फार्माकोलॉजी के पैरासिम्पैथोलिटिक चैप्टर में भी ये ड्रग्स पढ़ी होंगी, आपको देख के याद आ रही होंगी। तो हमारे पास इसमें होता है एट्रोपिन होता है, उसके अलावा होमेट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होती है, हमारे पास होती है पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग्स। इनका काम ये होता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो एसिटाइलकोलिन का एक्शन एक्चुअली इनहिबिट कर देते हैं, तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे वो नहीं एक्ट कर पाती थी। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये होता है कि ये जो सर्कुलर मसल्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे आई के आइरिस में, ये उनके एक्शन को इनहिबिट कर देती है। ठीक है, जब वो नहीं कंस्ट्रिक्ट कर पा रहे होते तो प्यूपिल हमारे पास रिजल्टेंटली डायलेट हो जाता है। तो इसीलिए इसको साइक्लोप्लेजिक जो है ड्रग भी कहते हैं। अच्छा जी, अब इसकी इंडिकेशंस पे बात कर लेते हैं। इंडिकेशन मोस्टली पूछी जा रही होती हैं, तो आपने यहाँ पे बेसिकली दो तरह की इंडिकेशंस होती हैं, एक डायग्नोस्टिक होती है और एक थेरेपेटिक होती है। ठीक है, डायग्नोस्टिक वो होती है जो कोई डायग्नोसिस वगैरह बनाने के लिए की जाती है, इसमें फंडस एग्जामिनेशन के लिए ये यूज़ की जा सकती है, उससे पहले ड्रग को इंस्टिल किया जाता है। उसके अलावा अगर हम थेरेपेटिक एक्शन की बात करें तो इसको इन्फेक्शन में, यूवीआइटिस में, आयराइटिस में यूज़ कर सकते हैं। स्वीयर पेन जो उसमें पेन कंट्रोल के लिए यूज़ कर सकते हैं, अल्सर्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पूछा जाता है। तो वो आपका यहाँ पे सबसे पहले एट्रोपिन की बात करते हैं, तो इसका सबसे ज़्यादा जो है वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 7 to 12 डेज़ होते हैं और एवरेज 10 डेज़ होते हैं। ठीक है, होम एट्रोपिन 3 डेज़ है, उसके बाद साइक्लोपेंटोलेट 1 डे एंड ट्रोपिकामाइड 3 to 6 आवर्स। ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये मोस्टली क्वेश्चन का एक पार्ट स्टेशन में ज़रूर दिया हुआ होता है। उसके बाद फिनाइलेफ्रीन की बात करते हैं। यहाँ पे इसको डिफरेंट कलर से लिखने का मकसद ये है कि है तो ये प्यूपिल डायलेटर ही बेसिकली, लेकिन ये है सिम्पैथोमाइमेटिक। तो अब आप देखें कि अगर एक ड्रग जो है वो पैरासिम्पैथोलिटिक है, तो यानी कि वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को इनहिबिट कर रही है, और ऐसी ड्रग जो सिम्पैथोमाइमेटिक है और वो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को जो मिक कर रही है, तो अगर हम देखें तो बेसिकली तो ये दोनों ड्रग्स का जो एक्शन होगा रिजल्टेंटली वो तो एक ही होगा ना, तो इसीलिए ये दोनों ड्रग्स जो है वो पीपल को डायलेट कर रही होती है। ठीक है, अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं प्यूपिल कंस्ट्रिक्टर्स की। उसमें हमारे पास पाइलोकार्पिन आ जाता है, ये हमारे पास क्या है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक है और ये प्यूपिल्स को कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, अच्छा, इसकी अब इंडिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो नैरो एंगल ग्लोकोमा में ये यूज़ होती है, ऑकुलर हाइपरटेंशन में ये यूज़ होती है। ठीक है, कंट्रा इंडिकेशंस एज सच पूछी जा भी सकती हैं, लेकिन इंडिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आप सब में भी एक ही कंट्रा इंडिकेशन कॉमनली अगर आप लिख दें तो भी आपकी ठीक हो जाती है कि हाइपर सेंसिटिव पेशेंट्स में ये नहीं यूज़ करते, क्योंकि देखिए ड्रग की कोई भी ऐसी का कंपोनेंट जिससे पेशेंट हाइपर सेंसिटिव हो, अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली ये डेंजर होगा उसके लिए। तो फिर इसीलिए हम जो है वो हाइपर सेंसिटिव पेशेंट्स अगर इसमें लिखते हैं तो ये कवर कर लेता है। ठीक है, और उसके अलावा पाइलोकार्पिन की जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो हमारे पास एंगल क्लोजर ग्लोकोमा भी है। ठीक है, इसके एक्शन की बात करते हैं, ये 3 to 5 आवर्स का एक्शन देता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जी टॉपिकल एनेस्थीसिया, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है, एल्केन इसमें आती है, मोस्टली यही पूछी जा रही होती है। ठीक है, प्रोपाकेन इसका नाम है,
इसके अंदर हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो ये हमारे पास फ्री नर्व एंडिंग्स को बेसिकली टारगेट करती है, जिसकी वजह से नर्व कंडक्शन ब्लॉक हो जाती है। आपको पता है कि जी जब नर्व कंडक्शन ब्लॉक होगी तो वहाँ पे कोई सेंसेशन नहीं होगी, सेंसेशन नहीं होगी तो वो टॉपिकल एनेस्थेटिक के तौर पे काम करेगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं इंडिकेशंस की। तो ये इंडिकेशंस में माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स में यूज़ होता है, क्योंकि आप देखें इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ओनली 15 मिनट्स के करीब है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसको किसी लंबे चौड़े प्रोसीजर में नहीं यूज़ कर सकते उसके, क्योंकि पेशेंट की सेंसेशन वापस आ जाती हैं। फॉरेन बॉडी के रिमूवल के लिए यूज़ कर सकते हैं, कॉर्नियल स्टेनिंग विद रोज बंगाल स्टेन से यूज़ कर सकते हैं, टोनोमेट्री में यूज़ कर सकते हैं, और बाकी इसकी भी कंट्राइंडिकेशन हाइपर सेंसिटिविटी। अच्छा जी, ये साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो मिस हो गए थे, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्यूपिल डायलेटर्स जो है हमारे पास, उनका साइड इफ़ेक्ट हमारे पास क्या हो सकता है कि डेफिनेटली जब वो प्यूपिल को डायलेट करेंगे तो विजुअल अकोमोडेशन हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगी, तो ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाएगा, और वो जो ओपन एंगल ग्लोकोमा को भी प्रेसिपिटेट करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्यूपिल कंस्ट्रिक्टर्स की अगर बात करें तो वो हमारे पास जो है ब्लरिंग विजन कॉज करवा सकते हैं, और टॉपिकल एनेस्थेटिक ड्रग्स की अगर बात करें तो उनका साइड इफ़ेक्ट हमारे पास वाटरिंग ऑफ आइज़ होता है। अच्छा जी, अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग पे आ जाते हैं। हमारे पास इसके बाद आती है बीटा ब्लॉकर्स की क्लास। LOL जो ड्रग के नाम के एंड पे आपको इंडिकेट करता है कि ये बीटा ब्लॉकर है। इसमें टीमोलोल आ सकता है, लिवोब्यूनॉल आ सकता है। अब अगर हम इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास ये होता है कि एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन इन द सिलरी बॉडी को ये डिक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर हमारे पास डिक्रीज़ हो जाता है। इंडिकेशंस की बात करें तो ग्लोकोमा में यूज़ होता है, क्योंकि उसमें ही हमें डिज़ायरेबल होता है कि हम इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करें। अगर हम कंट्रा इंडिकेशन की बात करें तो डायबिटिक पेशेंट में कंट्रा इंडिकेटेड होता है। साइड इफ़ेक्ट्स इसके इरिटेशन एंड स्टिंगिंग ऑफ आई होता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 24 आवर्स। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स आते हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास लेटानोप्रोस्ट आता है, बिमेट्रोप्रोस्ट आता है, ट्रेवोप्रोस्ट आता है। यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करके एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर हमारे पास रिजल्टेंटली कम हो जाता है। इंडिकेशंस इसमें हमारे पास ओपन एंगल ग्लोकोमा आता है, और जो हमारे पास कंट्रा इंडिकेशंस है वो हाइपर सेंसिटिव पेशेंट्स हैं। साइड इफ़ेक्ट्स इसके होते हैं कि लॉन्ग और ब्लैक लैशेस करवाता है। कुछ लोग तो ऐसे चाहते हैं कि उनकी लैशेस हों ऐसी, बहरहाल ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करें तो हमारे पास 24 आवर्स एटलीस्ट होते हैं। 24 आवर्स से एक्सीड कर जाता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, बट एटलीस्ट 24 आवर्स तो ज़रूर इसका एक्शन रहता है। फिर हम आते हैं जी NSAIDs पे, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स पे। फ्लूरीब्रोफेन मोस्टली पूछी जाती है इसमें, तो ये हमारे पास इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज़ करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। उसके बाद हम आते हैं इंडिकेशन पे, ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस और एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह में यूज़ होता है, यहीं पे हमारे पास इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हुई हुई होती है। अगर हम इसकी बात करें कंट्रा इंडिकेशन की तो हाइपर सेंसिटिव पेशेंट्स में नहीं देते ये, और साइड इफ़ेक्ट्स इसमें हाइपरीमिया एंड बर्निंग ऑफ आई होती है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हमारे पास 0.5 से 4 आवर्स तक होता है। फिर हम आते हैं जी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग्स पे, प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, जो कि स्टेरॉइड्स होते हैं। स्टेरॉइड्स इतने कॉमनली प्रिस्क्राइब किए जाते हैं कि आपको आई की OPD में ऑलमोस्ट हर पेशेंट जो है वो उसको एक आधी बार इस प्रिस्क्रिप्शन के साथ आप देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। ठीक है, इनको हम यूज़ करते हैं इन्फेक्शंस में यूज़ कर सकते हैं, एलर्जीज़ में यूज़ कर सकते हैं, और इनकी कंट्रा इंडिकेशन होती है कॉर्नियल अल्सर, क्योंकि ये एग्रेवेट कर सकते हैं, तो कॉर्नियल अल्सर में हम ये नहीं देते स्टेरॉइड्स। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ग्लोकोमा कॉज करवा सकता है। हमें पता है कि स्टेरॉइड इंड्यूस्ड ग्लोकोमा होता है, स्टेरॉइड इंड्यूस कैटरेक्ट हो सकता है। ठीक है, और ये वाउंड हीलिंग को भी डिक्रीज़ करवा सकता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका 0.5 से 4 आवर्स होता है, और एवरेज जो है वो 1 आवर है। फिर हम आते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइज़र पे। ठीक है, ओलोपेटाडीन इसमें आता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो एंटीहिस्टामाइन है ये, और ये जो है वो एलर्जी को रिड्यूस करता है। इसकी इंडिकेशन में हमारे पास वेरिनल का टायर आ जाता है, एलर्जिक रिएक्शन आ सकते हैं। हाइपर सेंसिटिव पेशेंट्स में ये कंट्रा इंडिकेटेड होता है। साइड इफ़ेक्ट्स में हमारे पास इरिटेशन आ जाएगी, और आई में पफिनेस करवा सकता है। फिर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करें तो 5 मिनट से 24 आवर्स तक इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है। हम देख लेते हैं कि आपको ड्रग्स किस तरह से दी जाती हैं OSP में। इस तरह से पिक्चर एल्कोन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिट्रियासाइल लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में ट्रोपिकामाइड होता है। आपको बनी हुई मिलती है या फिर ख़ुद वहाँ पे ड्रग रखी हुई होती है। तो अब आप देखें कि क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट। तो ये आप देखें कि ब्रांड नेम के नीचे जो ब्रैकेट में है यही इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है। यहाँ पे एट्रोपिन है, आगे आपको साइक्लोपेंटोलेट नज़र आ रहा है, उसके बाद ये एल्कोन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिट्रियासाइल लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में ट्रोपिकामाइड होता है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे फिनाइल एफ्रीन है। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक्टिव इंग्रेडिएंट पता चल गया, आपकी ड्रग आइडेंटिफाई हो गई। उसके बाद उन्होंने
पूछा है कि किस ग्रुप से ड्रग बिलोंग करती है। तो आप देखें जो एट्रोपिन है, हमें पता है कि ये हमारे पास प्यूपिल डायलेटर होता है, पैरासिम्पैथोलिटिक है ये। उसके बाद हमारे पास साइक्लोपेंटोलेट है, तो वो भी पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग होती है। ट्रोपिकामाइड वो हमारे पास पैरासिम्पैथोलिटिक होती है, उसका ये ग्रुप आ जाएगा। और उसके बाद फिनाइलेफ्रीन उन्होंने पूछा है, ये हमारे पास सिम्पैथोमाइमेटिक होती है, ठीक है। अच्छा जी, इफ़ेक्ट्स का पूछा है कि 2 इफ़ेक्ट्स ऑन आई व्हेन यूज्ड टॉपिकली। तो आपको पता है कि ये एट्रोपिन है या फिर साइक्लोपेंटोलेट है, ये दोनों मिड्रेटिक और साइक्लोप्लेजिक होती हैं। इसके बाद उन्होंने पूछा है कि आगे फिनाइलेफ्रीन का बता दें। तो फिनाइलेफ्रीन प्यूपिल डायलेटर होती है वो, और जो है वो सिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट कॉज करवाती है आई पे। उसके बाद उन्होंने पूछा है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग्स। तो एट्रोपिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, 7 to 12 डेज़ होता है। साइक्लोपेंटोलेट का 3 डेज़ होता है। ट्रोपिकामाइड का 3 to 6 आवर्स होता है। और फिनाइलेफ्रीन का हमारे पास 15 मिनट to 1 आवर होता है, यूज टॉपिकली एज ड्रॉप्स। अब इन्होंने सिस्टेमिक इफ़ेक्ट्स पूछे हैं कि अगर चाइल्ड में हमने ये दिया है टॉपिकली, तो उसमें सिस्टेमिक इफ़ेक्ट्स कौन से आ सकते हैं। अच्छा जी, वैसे ये इतने कॉमन तो नहीं होते, लेकिन फिर भी सिस्टेमिक इफ़ेक्ट्स हमारे पास जो एट्रोपिन और साइक्लोपेंटोलेट है, इन दोनों में हमारे पास बेसिकली ये हो सकता है कि टेकीकार्डिया हो सकता है, इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, फ्लशिंग ऑफ हेड एंड नेक, सीजर, ड्राउजीनेस वगैरह हो सकती है। और जो हम फिनाइलेफ्रीन है उसकी वजह से हमारे पास जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज और हार्ट रेट ऑल्टरेशन हो सकती है। उसके अलावा हम टॉपिकामाइड जो है आपके पास मिडग्रासाइल, उसके भी सेम इफेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट ग्लाकोमा की मेडिकेशंस दिखाई गई है। यहाँ पे भी आप लोग देख लें कि आपको केमिकल नेम साथ में दिया हुआ है, तो वो मसला नहीं होगा, आपको इंशाल्लाह ड्रग आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये पाइलोकार्पिन है, यहाँ पे टीमोलोल है, तो आपको पता है बीटा ब्लॉकर है। यहाँ पे जो बीटा गैन है ड्रग का नाम, ये ब्लर है पीडीएफ में थोड़ा सा, तो इसका केमिकल नेम हमारे पास होता है लीवोब्यूनोलोल HCl, जो कि हमारे पास बीटा ब्लॉकर है, ठीक है। उसके बाद हमारे बिटॉप्टिक का हमारे पास केमिकल नेम होता है बिटाक्सोलोल हाइड्रोक्लोराइड, ये भी हमारे पास बीटा ब्लॉकर है। फिर हम आ जाते हैं ज़ेलेटान, इसका हमारे पास जो केमिकल नेम है वो लेटेनोप्रोस्ट, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है। और फिर हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे ड्रग आ जाती है कोसॉप्ट, तो इसका हमारे पास जो केमिकल नेम है बेसिकली वो होता है डोरजोलामाइड और टीमोलोल का ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो डोरजोलामाइड हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है और टीमोलोल हमारे पास बीटा ब्लॉकर होता है। देन यहाँ पे फिर वही आपको प्रेडनिसोलोन दिखाया हुआ है, उसके साथ एल्कीन दिखाया हुआ है। क्लास ऑफ ड्रग पूछी हुई है, तो हमारे पास प्रेडनिसोलोन स्टेरॉइड होता है, एल्कीन हमारे पास जो है वो टॉपिकल एनेस्थेटिक है। उसके बाद हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा गया है, तो जो प्रेडनिसोलोन है वो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, स्टेरॉइड होता है। एल्कीन हमारे पास नर्व एंडिंग्स पे जो है वो टारगेट करके नमनेस कॉज करवाता है, लॉस ऑफ सेंसेशन कॉज करवाता है। विच कैन बी ड्रग कैन बी यूज्ड इन विच कंडीशंस, तो हमें पता है प्रेडनिसोलोन को हम जो है वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में, एलर्जीज़ वगैरह में यूज़ करते हैं। और जो एल्कीन है उसको हम जो है वो फॉरेन बॉडी के रिमूवल के लिए यूज़ करते हैं, जो है पेन के लिए यूज़ कर सकते हैं, नमनेस फॉर डिफरेंट माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए कर सकते हैं यूज़। उसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स उन्होंने पूछे हुए हैं, तो जो प्रेडनिसोलोन है उसके साइड इफ़ेक्ट्स में हमारे पास आ जाते हैं ग्लाकोमा कॉज करवा सकता है, ये हमारे पास जो है वो कैटरेक्ट कॉज करवा सकता है और डिक्रीज बाउंड हीलिंग कॉज करवाता है। और जो हमारे पास एल्कीन है उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स में हमारे पास आ जाता है वाटरिंग ऑफ आइज़ और इरिटेशन ऑफ आइज़। अच्छा जी, फिर ये आगे ड्रग पे आ जाते हैं। ये हमारे पास कौन सी है फ्लोरीबाइप्रूफेन ड्रग है। तो ये हमें पता है कि ये एनसेड है, इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज़ करती है। उसके बाद हमारे पास ये टोब्रामाइसिन है, डोब्रामाइसिन एंटीबायोटिक है, डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। और ये हमारे पास यूवीआइटिस में, आराइटिस वगैरह में यूज़ होती है। देन हमारे पास लीवोब्यूनोलोल होती है, ये बीटा ब्लॉकर होती है, हमारे पास ग्लोकोमा में यूज़ होती है। प्रेडनिसोलोन दोबारा आ गई है। देन टीमोसोल है, ये हमारे पास टीमोलोल, इसका केमिकल नेम है, बीटा ब्लॉकर होती है, ओपन एंगल ग्लोकोमा में यूज़ होती है, इंट्राओकुलर प्रेशर को डिक्रीज़ करती है। फिनाइलेफ्रीन है, यहाँ पे हमें पता है ये मिड्रियाटिक है, ये हमारे पास सिम्पैथोमाइमेटिक होती है, ठीक है। उसके बाद लेटेनोप्रोस्ट है, ये हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन का एनालॉग है, और ये जो है वो
अल्फा 2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करके एक्वस ह्यूमर के ड्रेनेज को इंक्रीज़ करती है, ओपन एंगल ग्लोकोमा में यूज़ होती है। देन पाइलोकार्पिन पे आ जाते हैं। तो पाइलोकार्पिन आपको पता है कि ये हमारे पास पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग है, प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन करवाती है। उसके बाद हम बात करते हैं एट्रोपिन की। एट्रोपिन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पैरासिम्पैथोलिटिक है, मीडियाटिक और साइक्लोप्लाजिक ड्रग होती है। उसके बाद ये साइक्लोपेंटोलेट है। साइक्लोपेंटोलेट भी हमारे पास मीडियाटिक साइक्लोप्लाजिक ड्रग है, पैरासिम्पैथोलिटिक होती है। देन हमारे पास ट्रोपिकामाइड भी आ गई है, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारे पास मीडियाटिक और साइक्लोप्लाजिक होती है, पैरासिम्पैथोलिटिक ये भी है। ओलोपेटाडीन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो हमारे पास जो है मास्ट सेल स्टेबलाइज़र होती है, एलर्जीज़ वगैरह में यूज़ होती है। और फिर उसके बाद एल्केन टॉपिकल एनेस्थेटिक है। तो जी यहाँ पे आपकी ड्रग्स जो है वो कवर हो गई हैं, मैक्सिमम कवर कर ली हैं। यही रिपीट होती हैं, यही बार बार आ रही होती है। इन्हीं क्लास ऑफ ड्रग्स का आपको पता होना चाहिए, मेनली आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आना चाहिए। थैंक यू।